हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज की सेशन में अपन जो राजस्थान के अपन सूजस और पीआईबी को जो कवर कर रहे हैं, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर आज हम 25 तारीख से लेकर 28 तारीख के सूजस के बारे में बात करेंगे। सूजस में क्या-क्या अपडेट है 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की, उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादातर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, तो कोई इतना मुश्किल काम कुछ है नहीं। बस एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है युवा नीति जो कि लॉन्च की गई थी। उसकी डिटेल थोड़ी-सी सरकार ने अब प्रेज़ेंट की है, ठीक है? देखते हैं अभी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मोदी जी के द्वारा मन की बात की गई। मन की बात का जो प्रोग्राम है वो 2014 में जब आए थे मोदी जी, तब से उन्होंने शुरू किया था। इस बार जब वो मन की बात कर रहे थे, जो कि इस बार का यानी कि 2026 का पहला मन की बात का सेशन था उनका। इस बार जब मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने रामसर जो आपके जगह है राजस्थान के रामसर के किसानों, उनके नवाचारों को सराहा। ये उनके मन की बात की 130वीं कड़ी थी, है ना? कौन-सी कड़ी थी? 130वीं, ठीक है? तो हर साल 12 करते हैं और लगभग 11 साल हो गए, तो 12 इंटू 11 130 32 बनता है। तो याद रखना 130वीं कड़ी थी। और राजस्थान के रामसर के किसानों के नवाचार के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने 900 से अधिक किसान जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं, और उनके द्वारा जो बाजरे की खेती की जाती है और उसकी प्रोसेसिंग करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किए जाते हैं, उसके बारे में बात की। तो मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि एक तो मोदी की मन की बात की कौन सी कड़ी थी, सीरीज का 130वां पार्ट था, इस वर्ष का पहला था। राजस्थान के रामसर के किसानों के बारे में उन्होंने बताया, बाजरे की प्रोसेसिंग करके किस तरीके से लड्डू तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की महिला किसानों की भी सराहना की। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए, उसके बारे में भी चर्चा की। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में तमसा नदी का पुनर्जीवन जो किया है, और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में जलाशयों का जो पुनरुद्धार किया है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, और मलेशिया में भारतीय समाज के कार्यों की सराहना की। तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमें जो याद रखना है, राजस्थान के रामसर वाली बात है, बाजरे से लड्डू। लेकिन इसके अलावा तमिलनाडु के किसानों, महिला किसानों की उन्होंने सराहना की। मलेशिया के अंदर भारतीय समाज क्या कुछ कर रहा है, उसकी सराहना उन्होंने की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो, उसकी सराहना की। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो गए, उसके ऊपर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के अंदर तमसा नदी है, उसका जो रिनोवेशन किया गया है, उसके ऊपर चर्चा की। और अनंतपुर आंध्र प्रदेश में जलाशयों के पुनरुद्धार पर चर्चा की। 2026 का उनका ये पहला कार्यक्रम था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सांगानेर में कैंप कार्यालय में आमजन के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब भी मोदी जी मन की बात कार्यक्रम करते हैं, देश भर के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनको निर्देश है कि आपको इस बात को सुनना है, लोगों को साथ में बिठाते हुए। तो लोगों को साथ में बिठाते हुए सुना। कहाँ पर सुना? सांगानेर। याद रखना बहुत आसान है, सांगानेर के विधायक है, और सांगानेर में कैंप बना रखा है जिसका उद्देश्य ही है कि जनता से लगातार जुड़ाव। तो वहां पर बैठ के इन्होंने इसको सुना। तो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130वीं मन की बात की। इस बार रामसर वाली बात याद रखना। ये कुछ बातें जो याद रखनी है। उसके बाद आगे बात करते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को आपका था रिपब्लिक डे। कौन सा रिपब्लिक डे था? 77वां। तो एक तो याद रख लेना 77वां। जो देश में है वो राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, और राज्य के अंदर कौन फहराएंगे? राज्यपाल फहराएंगे। तो याद रखना कि आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ। कहाँ पर हुआ? सवाई मानसिंह स्टेडियम। राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े बागड़े उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया, और सलामी गारद द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास, बड़ी चौपड़ और शासन सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। तो मुख्य जो कार्यक्रम है जिसमें तिरंगा ध्वज किसके द्वारा फहराया जाता है? आपके राज्यपाल द्वारा, जो कि कौन है? हरिभाऊ बागड़े, जो कि कहाँ पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम। इसके अलावा सीएम जो वो अलग जगह पर, जो आपके डिप्टी सीएम होंगे वो अलग जगह पर तिरंगा ध्वज जो ये फहराएंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर, बड़ी चौपड़ पर और शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री को कंपनी कमांडर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में आरएसी की टुकड़ी ने सलामी दी। ये थोड़ा सा याद रख लेना भी, जो मुख्यमंत्री को जो सलामी है वो कौन, जो टुकड़ी को दी वो कौन लीड कर रहा था? राजेंद्र शर्मा जी लीड कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटपुतली बहरोड़ में, प्रेमचंद बैरवा जी ने भीलवाड़ा में ध्वज फहराया। ठीक है। लोक भवन में एट होम कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कर्मचारियों के कैडर संबंधी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण जो किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है। तो 25 जनवरी और 26 जनवरी के दिन अपन देखें तो ज्यादा कोई महत्वपूर्ण बातें हैं नहीं। 25 जनवरी को मन की बात, मोदी जी की 130वीं कड़ी, रामसर के जो किसान हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें, बाजरे से लड्डू वाली बात, तमिलनाडु की महिला किसानों की बात, मलेशिया के अंदर भारतीय समाज की बात, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात, तमिलनाडु के अंदर तमसा नदी की बात, आंध्र प्रदेश में जलाशयों की बात। 2026 में ये पहली बात थी। और
जो मुख्यमंत्री जी ने इसको सांगानेर कैंप में वहाँ पर बैठ के सुना। उसके बाद में 26 जनवरी को ध्वज की फहराने की बात आई। 77वां था जो राज्यपाल है उन्होंने सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर, मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री निवास बड़ी चौपड़ शासन सचिवालय के अंदर, डिप्टी सीएम जो है प्रेमचंद बैरवा जी उन्होंने भीलवाड़ा के अंदर, और जो आपके दिया कुमारी जी हैं उन्होंने कोटपुतली बहरोड के अंदर, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी को जो मार्च पास्ट है उसके अंदर सलामी जो वो राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पर दी गई। ये बातें अपन ने पढ़ी। अब हम आते हैं मुख्य रूप से 27 जनवरी। 27 जनवरी के अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर दिया गया युवा नीति के बारे में। इसके बारे में दिया गया युवा नीति। युवा नीति जो राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है उसके बारे में खूब डिटेल में यहाँ पर बात दी गई है, उसको पढ़ते हैं अपन। 27 जनवरी राष्ट्रीय राजस्थान युवा नीति। इसके बारे में क्या है, देखो होता क्या है कि कोई भी नीति आती है ना तो शुरुआती तौर पर सरकार कम फैक्ट बताती है, फिर कुछ समय बाद में डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। तो इसी तरीके से युवा नीति 2026 12 जनवरी 2026 को 12 जनवरी को युवा दिवस होता है। इस मौके पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में इसको जारी किया गया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो था उसके समापन समारोह में इसको जारी किया गया। 12 जनवरी को युवा दिवस होता है इसलिए भी याद रह जाएगा। नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नेतृत्वकर्ता और जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करना है। अब देखो ये बोल बच्चन वाली बात है, इसको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, कब लॉन्च की गई ये याद रखने वाली बात है। और ये भी इसलिए याद रह जाएगी क्योंकि 12 जनवरी को युवा दिवस होता है। अब नोडल एजेंसी जो आती है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ये वाले पॉइंट है ना ये याद रखने वाले होते हैं। राजस्थान युवा बोर्ड, इसकी नोडल एजेंसी जरूर याद रखना कौन है, अभी राजस्थान युवा बोर्ड। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में इसमें काम किया जाएगा। अब इसके अलावा एक बनाया गया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में 3 स्तरीय एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया गया है। एक है खेल और युवा जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में एक हाई पावर्ड कमेटी होगी, एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होगी, और एक आपके युवा मामले और खेल विभाग के प्रमुख सचिव जो हैं उनकी अध्यक्षता में कोर कमेटी का गठन किया जाएगा। कुल मिला के अभी तक के मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात यदि आपके सामने करूं तो हमने कहा सबसे पहली बात तो नोडल जो एजेंसी है उसका नाम याद रखना है। नोडल एजेंसी का नाम क्या है, राजस्थान युवा बोर्ड। नोडल एजेंसी का नाम क्या है, राजस्थान यूथ बोर्ड, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, यहां पर 3 समितियां बनेंगी। एक बनेगी हाई पावर्ड कमेटी। ये जो हाई पावर्ड कमेटी है इसके जो मंत्री हैं उसके जो अध्यक्ष है वो मंत्री खुद होंगे। एक बनेगी टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, इसके अध्यक्ष जो मुख्य सचिव होंगे। एक आपके बनेगी कोर कमेटी। कोर कमेटी जो आपके खेल मंत्रालय है उनके सचिव होंगे, खेल मंत्रालय के क्या होंगे, सचिव होंगे। तो 3 स्तरीय इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है इसके बारे में याद रखना भाई। हाई पावर्ड कमेटी, टास्क फोर्स वाली, और एक आपके कोर कमेटी, ठीक है। कौन कौन इसका अध्यक्ष होगा वो अपन ने बात कर ली। अब है कि राजस्थान युवा बोर्ड संबंधित विभागों के समन्वय से 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार करेगा। तो ये जो आपके राजस्थान यूथ बोर्ड है इसको काम दिया गया कि आपको 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार करनी है, और इस 5 वर्ष की कार्य योजना को भी एक वर्ष के टुकड़ों में बांटना है ताकि चीज़ों को ढंग से तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो बस यही यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान युवा बोर्ड जो है 5 वर्षीय रणनीति तैयार करेंगे, कार्य योजना तैयार करेंगे, और इसे वार्षिक योजनाओं से जो वो किया जाएगा, ठीक है। और अर्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का ये आधार बनेगी। तो यही रिपोर्ट उच्च स्तरीय समिति को वार्षिक रूप से तथा राज्य स्तरीय कार्यबल को अर्धवार्षिक रूप से प्रस्तुत किए जाने का आधार बनेगी, ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पर क्या कहा, ये वाली जो समिति है यानी राजस्थान यूथ बोर्ड है ये 5 साल की एक बनाएगा कार्य योजना, और इसी के आधार पर हर वर्ष इसे और हर 6 महीने बाद अर्धवार्षिक रूप से इसे एक रिपोर्ट सौंपनी है। बात समझ में आ गई ना। एक बार मैं काम करता हूँ फिर से बता देता हूँ कि इसे क्रियान्वयन करने का काम किसे दिया गया है, राजस्थान यूथ बोर्ड को दिया गया है। किसको दिया गया है, राजस्थान यूथ बोर्ड को दिया गया है। फिर अपन ने क्या कहा, इसमें हमने कहा कि देखो भाई 3 प्रकार की समितियां बनेंगी। एक बनेगी जिसको अपन कहते हैं हाई पावर्ड कमेटी। हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष मंत्री जी खुद होंगे। एक बनेगी टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो सीएस होंगे। एक बनेगी कोर कमेटी, कोर कमेटी के अध्यक्ष जो खेल मंत्रालय के जो सचिव हैं वो होंगे। अब क्या होगा, ये वाली जो है राजस्थान यूथ बोर्ड ये 5 वर्ष की कार्य योजना तैयार करेगी, समय समय पर प्रगति रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट हर वर्ष किसे देनी है, मंत्री जी को, और हर 6 महीने बाद किसे देनी है, चीफ सेक्रेटरी को। हर 6 महीने बाद किसे देनी है, चीफ सेक्रेटरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर कहा गया ये नीति निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। तो ये सिद्धांत याद रख लेना, सीधे पूछे जा सकते हैं कि जो राजस्थान युवा नीति है वो कौन से सिद्धांतों पर आधारित है। एक तो है आपके मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, एक तो क्या मानवाधिकार। एक है भेदभाव रहितता, यानी कि किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव रहित। एक है सुलभता, यानी कि चीजें क्या होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए। एक है समग्र दृष्टिकोण, यानी कि आपके कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपके दृष्टिकोण होना चाहिए। एक है आपके डाइवर्सिटी, और एक है आपके भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन। क्या है आपके पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो देखो CDP
D E F G H I, तो इस तरीके से 3 4 तो ये लगातार हो गए, और 2 बार क्या आता है, P आते हैं। C का मतलब एक तरीके से क्या याद रख लो, C का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, C का मतलब क्या, कॉम्प्रिहेंसिव। D का मतलब डाइवर्सिटी, D का मतलब डाइवर्सिटी। E का मतलब, और E का था ये वाला इजी, E का क्या था, इजी होना। और H का क्या था, ह्यूमन राइट। और P का मतलब क्या था, पार्शलिटी नहीं होना, और आपके जो वो पार्टिसिपेशन होना। तो इस तरीके से आपको कोई ऐसे ट्रिक बनानी पड़ेगी, जैसे A B C D E, तो याद रख लेना C का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, D का मतलब डाइवर्सिटी नहीं होना, डाइवर्सिटी होना, E का मतलब आपके इजीनेस होना, और H का मतलब ह्यूमन राइट, और डबल है आपके P का मतलब पार्टिसिपेशन, और आपके जो है वो पार्शियलिटी ना होना। ठीक है, अब आगे इसके अंदर थ्रस्ट एरियाज, ये तो हो गए सिद्धांत। अब आगे थ्रस्ट एरियाज। थ्रस्ट एरिया मतलब कि किन मुख्य बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। तो युवाओं के लिए आप मुख्य बिंदु क्या सोचते हो, यदि मैं आपसे पूछूं कि युवाओं के लिए मुख्य बिंदु क्या होने चाहिए, तो आप कहोगे एक तो शिक्षा और कौशल, एक आपके रोजगार, एक आपके स्वास्थ्य। ये तीनों में तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, हम जनसंख्या की लाभांश के लिए कहते हैं बस 3 चीजें प्रोवाइड करवा दो, एजुकेशन, हेल्थ और आपकी स्किल। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। स्किल से क्या मिल जाएगा, रोजगार। ठीक है, तो शिक्षा और कौशल, रोजगार और स्वास्थ्य। और इसके अलावा क्या, युवा क्या करेगा, लीडर बनेगा, सामाजिक न्याय का काम करेगा, कला संस्कृति को बढ़ावा देगा, और पर्यावरण संरक्षण करेगा। इस तरीके से यहाँ पर 7 बातें जो बताई गई है। ठीक है, अब और क्या बताइए, हो गए थ्रस्ट एरिया। अब देखो आगे जो बातें हैं वो बोल बच्चन वाली बातें हैं, आगे कुछ खास नहीं है, बोल बच्चन वाली बातें हैं। जैसे कि क्या कहा गया, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समावेशी शिक्षा मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें कि सबको इंक्लूजन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान होगा। जलवायु संरक्षण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए कार्य होगा। युवाओं में नेतृत्व के लिए क्या करेंगे, सामाजिक और लैंगिक भेदभाव के लिए समावेशी बनाएंगे, युवा कलाकारों के लिए क्या करेंगे। कुल मिलाकर मैं कहूं कि ये पॉइंट जो हैं आपको याद ही नहीं करने हैं। यदि आपको क्या याद रह जाए, ये 7 पॉइंट, यदि आपको क्या याद रह जाए, ये वाले 7 पॉइंट, थ्रस्ट एरियाज और आपके सिद्धांत। थ्रस्ट एरिया और सिद्धांत, शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य, नेतृत्व, सामाजिक न्याय, कोश कला और पर्यावरण संरक्षण। अब ये जो 7 बिंदु हैं, इन सबके ऊपर एक एक लाइन लिखी गई है, बाकी और कुछ नहीं इसके अलावा। तो कुल मिलाकर हमने युवा नीति के अंदर देखा कि ये कब आई, हमने कहा जी 12 जनवरी को आई। कौन इसका नोडल एजेंसी है, तो हमने कहा जी राजस्थान यूथ बोर्ड। कितने वर्ष की कार्य योजना बनाएंगे, 5 वर्ष की। ये क्या बनेगी, हाई पावर्ड कमेटी, मंत्री होंगे, एक टास्क फोर्स जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक आपके कोर कमेटी जिसके अंदर आपके जो कौन होंगे, जो सचिव है वो होंगे। ये क्या करेगी, 5 वर्षीय कार्य योजना, और समय समय पर रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट जारी करेगी। 1 वर्ष वाली प्रगति रिपोर्ट मंत्री को देगी, और 6 महीने वाली चीफ सेक्रेटरी को देगी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने 2 बातें देखी, एक तो हमने पढ़े इसके सिद्धांत, और एक हमने पढ़ा इसका थ्रस्ट एरियाज। सिद्धांत में हमने याद किया इसको CDABCDEHP और P से। ठीक है, C का मतलब था आपके कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, C का मतलब क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव। D का मतलब क्या था, D का मतलब था डाइवर्सिटी। E का मतलब क्या था, इजी। H का मतलब क्या था, ह्यूमन राइट। P का मतलब क्या था, पार्टिसिपेशन। और P का मतलब था पार्टीशनशिप, यानी कि भेदभाव रहितता। उसके बाद हमने पढ़ा थ्रस्ट एरिया। थ्रस्ट एरिया में सबसे पहले हमने कहा रोजगार, सबसे पहले हमने कहा शिक्षा। शिक्षा क्या से क्या मिलेगा, रोजगार। और लेकिन क्या रहना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, लीडरशिप का काम करेगा। लीडरशिप किस फील्ड में, कला के फील्ड में। किस फील्ड में, सामाजिक भेदभाव को निपटाने की फील्ड में। और किस फील्ड में, पर्यावरण संरक्षण में। तो ये इसके क्या थ्रस्ट एरियाज है। ठीक है, तो ये हमने कौन सी नीति के बारे में पढ़ा, युवा नीति के बारे में बात की। आगे बात करते हैं। आगे बात करने पर आता है जी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने 27 जनवरी को अपना खाता मोबाइल ऐप शुरू की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय के अंदर ये बहुत क्रांतिकारी कदम होने वाला है, अपना खाता मोबाइल ऐप, जिसके अंदर जो भी देखो आज के समय में क्या होता है कि जो तहसीलदार है, एसडीएम है, उनके पास में बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो वो अटके रहते हैं कि किसी को अपना भूमि के अंदर नामांतरण करवाना है ना, किसी को अपना कन्वर्जन करवाना है, लेकिन अब उसके लिए वो समय समय पर बार बार उनको जाना पड़ता है कि मेरा काम हो गया क्या, मेरा काम हो गया क्या। इसकी बजाय क्या होगा, अपना खाता मोबाइल ऐप होगा। अपना खाता मोबाइल ऐप में ये सारी जो चीज़ें हैं उसकी अपडेट क्या है वो यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, राजस्व सेवाएं, नामांतरण, सीमा ज्ञान, ये सब की अपडेट जो मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसने किया, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने, क्योंकि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए क्या है नाम, अपना खाता मोबाइल ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आता है कि जयपुर जिले के पंचगौरव विषय पर, किस पर, पंचगौरव विषय पर आधारित जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयपुर जिले के जो पंचगौरव हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो याद रख लेना, उपज में तो है गेहूं, प्रजाति में है आपके लेसुआ,
उत्पाद में है रतन आभूषण, पर्यटन स्थल में है आमेर और खेल में है कबड्डी। देखो पर्यटन स्थल बहुत इजीली गैस कर लोगे, जयपुर के अंदर सबसे फेमस आमेर है। उत्पाद में भी बहुत इजीली गैस कर लोगे, जेम्स एंड ज्वेलरी है। अब आपको ये 3 याद रखना है, उपज में गेहूं है, प्रजाति के अंदर लेसुआ है और खेल के अंदर कबड्डी है। इसके लिए क्या किया गया, एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के 5933 विद्यालयों के 1,87,000 बच्चों ने सहभागिता जताई, इसके अंदर भाग लिया। अब आपको कि सर ये फैक्ट भी याद करने हैं क्या, मैं कहूँगा लॉजिकली तो नहीं करने चाहिए, पर आरपीएससी की माने तो करने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आरपीएससी कुछ भी पूछ रही है तो आपको याद रखना चाहिए 5933 विद्यालयों के 1,87,000 जो बच्चे हैं उन्होंने इस चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया। 5933 जो विद्यालय हैं उनके 1,87,000 बच्चों ने इस चित्रकला के अंदर भाग लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं 28 जनवरी। 28 जनवरी को क्या हुआ, हमारी जो 16वीं विधानसभा है इसका 5वां सत्र प्रारंभ हुआ है। 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र प्रारंभ हुआ कब से, तो 28 जनवरी से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने 2026 का अभिभाषण दिया और विधानसभा में 1 घंटे 21 मिनट का अपना अभिभाषण पूरा किया। आपको पता है कि हर वर्ष का जो पहला सेशन होता है और नई विधानसभा गठित होने के बाद पहला जो सेशन होता है उसमें राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण दिया जाता है, स्पेशल एड्रेस दिया जाता है। तो वही स्पेशल एड्रेस यहाँ पर दिया गया 1 घंटे 21 मिनट 23 सेकंड का। और मुख्य विधानसभा के मुख्य द्वार पर आरसी बटालियन द्वारा सलामी दी गई। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब भी वो आते हैं तो मुख्य विधानसभा के मुख्य द्वार पर ये सलामी जो दी जाती है। तो ये अपन ने बात कर ली 25 से लेकर 28 जनवरी के सुजस के बारे में। ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण बातें थी नहीं, बस एक युवा नीति के बारे में था, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसको पढ़ लिया तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई सारा कुछ कवर कर लिया है, ठीक है ना।